The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका सरमाने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप शो। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे कल आएंगे, लेकिन सब कुछ 10 तारीख की दोपहर या शाम तक के लिए नहीं छोड़ा गया है। ओपिनियन पोल से एग्जिट पोल तक आते आते बिहार में काफ़ी कुछ बदला है। जीत की अटकलों ने पाला बदल लिया है और अब महागठबंधन आत्मविश्वास में नजर आ रहा है। साथ ही दिख रही है सतर्कता, क्योंकि पार्टियां नहीं चाहती कि किसी करीबी मुकाबले में उनकी हालत वैसी हो जाए जैसी 2017 के गोवा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हुई थी। बिहार में फैसलों की पूर्व संध्या कैसी रही, बात करेंगे। प्रदूषण के बीच पटाखों को लेकर असमंजस की बात भी करेंगे, लेकिन पहले आप देखिए ये वीडियो। দিদি যে ভাইরা উৎপাত করেন এখনো অভ্যাস ঠিক করেননি, মারপিট করছেন, তাদের বলে দিচ্ছি 6 মাসে সুধরে যান, নালে হয় হাত পা ভাঙবে, পাঁজর ভাঙবে, মাথা ফাটবে, হসপিটাল হয়ে বাড়ি যেতে হবে, বাড়াবাড়ি করলে সোজা শ্মশানে যেতে হবে। यह है दिलीप घोष, मेदिनीपुर से लोकसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष। बांग्ला में जो कह रहे हैं उसका हिंदी अनुवाद आपको बता देते हैं। दीदी माने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यकर्ता जो उत्पात मचा रहे हैं, उन्हें अगले 6 महीनों में अपनी आदतें बदल लेनी चाहिए, ये नेताजी के शब्द हैं। इसके बाद घोष मानव शरीर के अंगों की एक लिस्ट देते हैं जिन्हें आदत न बदलने पर तोड़ा जाएगा। नोट कीजिए, हाथ, पैर, पसलियां और सिर। घोष मारपीट की खुली धमकी पर भी नहीं रुकते। वो आगे कहते हैं कि अगर मारपीट पर भी तृणमूल कार्यकर्ता नहीं सुधरे तो उन्हें श्मशान जाना होगा। ये धमकी घोष ने 8 नवंबर को हल्दिया में हुई एक रैली में दी। इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा वाली स्पिरिट में ये भी जान लीजिए कि घोष का ये खुली धमकी वाला बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे के महज 2 दिन बाद आया है। केंद्रीय गृह मंत्रियों के दौरे अब सुरक्षा की गारंटी नहीं बना करते हमारे देश में। घोष ने यह भी कहा कि सूबे के चुनाव दीदी नहीं, दादा की पुलिस की निगरानी में होंगे। दीदी की पुलिस वोटिंग बूथ से सैकड़ों मीटर दूर खैनी खाते हुए इस सारे प्रोसेस को देखेगी। तृणमूल ने इस बयान को सूबे का माहौल बिगाड़ने वाला बता दिया है और कहा है कि चुनाव में लोग भाजपा को सबक सिखा देंगे। ये वाकया एक दिन पुराना है, लेकिन आज के बुलेटिन में इसलिए शामिल है कि हमारी जानकारी के मुताबिक दिलीप घोष को अपने बयान पर खेद प्रकट करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई है। हम चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। सबसे पहले कोरोना संक्रमण से जुड़े आंकड़े। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना संक्रमण के 45,903 नए मामले सामने आए और 490 मरीजों ने दम तोड़ा। 48,405 मरीज ठीक भी हुए। इन्हें मिलाकर देश में कुल मामले 85,53,657। कुल मौतें हो गई हैं 1,26,611 और ठीक हुए मरीजों की संख्या है 79,17,373। हम चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर में पहले बात बिहार की। महामारी के बीच चुनाव हो रहा था तो उम्मीद की जा रही थी कि इस बार चुनाव थोड़े सादे होंगे, कम तामझाम वाले होंगे। लेकिन अगर चुनाव हिंदी पट्टी में हो और वो भी बिहार में हो तो फिर वो सादा होता कैसे। चुनाव आयोग आपत्तियां करता रहा और रैलियों की भीड़ बड़ी होती गई और शायद भीड़ के इन्हीं नज़ारों का कमाल था कि चुनावी पंडितों ने अपने अनुमान बदल लिए हैं। ओपिनियन पोल एनडीए को 133 से 143 सीटें दिला रहे थे और महागठबंधन को 88 से 98। लेकिन 8 नवंबर को आया एग्जिट पोल्स में तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल ने अनुमान लगाया है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन 139 से 161 सीटें तक ला सकता है, पूर्ण बहुमत से काफी ज्यादा। 122 का आंकड़ा है वैसे। एनडीए के लिए 69 से 91 सीटों का अनुमान लगाया गया है और चिराग पासवान की लोजपा, जो कि एनडीए से अलग होकर लड़ी है, उसके लिए 3 से 5 सीटों का अनुमान है। दूसरे एग्जिट पोल्स ने भी महागठबंधन को एनडीए से 20 ही माना है अपने अनुमानों में। रविवार को पटना स्थित बिहार भाजपा का मुख्यालय खाली खाली नजर आया जिस दिन ये एग्जिट पोल्स आए थे। किसी बड़े नेता को इस दिन यहां नहीं देखा गया।
दूसरी तरफ तेजस्वी को पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए सुना गया। अपने संदेश में उन्होंने प्रत्याशियों से कहा कि जीते तो सादगी का परिचय दें, जुलूस न निकालें और सर्टिफिकेट लेकर ही पटना का रुख करें। आज तेजस्वी वैसे अपना जन्मदिन भी मना रहे हैं। वैसे उनकी सलाह का अमल आरजेडी के उम्मीदवार करेंगे ही, इस पर संशय है। बाहुबली अनंत सिंह मोकामा सीट से आरजेडी के उम्मीदवार हैं, फिलहाल जेल में हैं, लेकिन उनके घर पर 15,000 लोगों के साथ जश्न की तैयारी चल रही है। खैर, हम थोड़ा वापस चलते हैं तेजस्वी की नसीहत पर। उनके बयान में से एक जुमले को काटकर उस पर थोड़ा गौर करना चाहते हैं। पटना का रुख करें। बिहार में बहुमत का आंकड़ा है 122। सरकार और विपक्ष दोनों में कोई पार्टी अकेले ये आंकड़ा छूते नजर नहीं आ रही है। दोनों तरफ गठबंधन वाला मामला है। भारत में हाल के कुछ विधानसभा चुनाव की मिसाल पर गौर करें तो ये समझ आता है कि भारतीय राजनीति में असीम संभावनाएं हैं और पार्टियां हाथ पकड़ने और छोड़ने में बहुत कम समय लेती हैं। लक्ष्य सिर्फ एक है, सत्ता, और सत्ता के लिए जरूरी है बहुमत का आंकड़ा, जो किसी भी जोड़ तोड़ से पैदा किया जा सकता है। प्री पोल अलायंसेस, पोस्ट पोल अलायंसेस सब जायज है। कुछ मिसालें हैं। 2017 में गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस 17 सीटें लाई और भाजपा 13, लेकिन रिटर्निंग अफसर के यहां से सर्टिफिकेट लेकर राजभवन तक की दौड़ में भाजपा ने कांग्रेस को पछाड़ दिया। मैंडेट कांग्रेस की नाक के नीचे से निकल गया। 2018 में आइए, 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन हंग असेंबली थी। बीएस येदियुरप्पा ने सीएम पद की शपथ ली, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाए क्योंकि चुनाव के बाद कांग्रेस और जेडीएस ने हाथ मिला लिया था और एचडी कुमारस्वामी सीएम बन गए। फिर पिछले साल यानी 2019 का नवंबर महीना है, हम अभी भी नवंबर महीने में ही हैं 2020 के, महाराष्ट्र में खूब सियासी उठापटक हुई। विधानसभा चुनाव भाजपा शिवसेना ने मिलकर जीत तो लिया, लेकिन सीएम फेस पर बात नहीं बनी तो शिवसेना ने एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का ऐलान कर दिया। देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली तो, लेकिन 80 घंटे में ही उन्हें उद्धव ठाकरे के लिए जगह खाली करनी पड़ी। ऐसे अनुभवों के चलते ही कोई पार्टी इस बार बिहार में लापरवाह नहीं दिखना चाहती। अपना परिवार संभालने में इन दिनों सबसे खराब रिकॉर्ड रहा है कांग्रेस का। तो कांग्रेस के 2 महासचिवों रणदीप सिंह सुरजेवाला और अविनाश पांडे को बिहार भेज दिया गया है ताकि वो कांग्रेस परिवार का ध्यान रख सके। हिंदुस्तान टाइम्स ने तो अपनी एक खबर में ये तक कहा है कि कांग्रेस अपने विधायकों को पंजाब या राजस्थान भेज सकती है, प्रत्याशी जो जीतकर विधायक बन सकते हैं, ताकि सेंधमारी की कोशिशों को रोका जा सके। इस खबर के मुताबिक नतीजों के दिन पार्टी अपने प्रत्याशियों को पटना के एक होटल में इकट्ठा करके रखेगी। खैर, ये सब कुछ कल होना ही है, हम आपको इसके बारे में बताने भी वाले हैं विस्तार से। आज क्या हुआ इस पर आते हैं। चुनाव आयोग ने आज बिहार चुनाव के लिए वोटिंग परसेंटेज जारी किया, जो फाइनल टैली है। इसमें यह भी बताया गया है कि कितने वोट पुरुषों ने दिए और कितने महिलाओं ने। इसके मुताबिक तीनों चरणों को मिलाकर 59.7% महिला मतदाताओं ने वोट दिए और 54.6% मत पुरुष मतदाताओं ने दिए। जो टोटल नंबर ऑफ मेल्स या टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स थे, उसमें से वोटिंग परसेंटेज निकाला गया है दोनों जेंडर्स के लिए। 11 विधानसभा में 70% से ज़्यादा महिला वोटर्स ने मत दिए और 141 सीटों पर 60% से ज़्यादा महिला मतदाताओं ने वोट किया। हम आपको ये सब मैथ क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कई राजनीतिक पंडित इस धारणा में विश्वास रखते हैं कि महिला मतदाता नीतीश को दूसरे बिहारी नेताओं पर तरजीह देती हैं और इसीलिए ये 10 नवंबर के दिन एक्स फैक्टर भी साबित हो सकता है। एग्जिट पोल की कुछ मायूसी इस आंकड़े ने जरूर कम की होगी, लेकिन ये मानने वाले भी कम नहीं हैं कि एक मुट्ठी की तरफ बंद होने वाला महिला वोटर और उसकी तरजीह दरअसल एक मिथक है। वैसे अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं है, मालूम चलना ही है कि क्या मिथक है और क्या नहीं, और वो भी कुछ घंटों में। 10 नवंबर के पूरे दिन दिल एलन टॉप अपने सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव रहने वाला है। हम पूरे दिन चुनाव के नतीजों पर और वो नतीजे क्या कहते हैं, इन सारी बातों पर आपको अपडेट करते रहेंगे। और हमारे जो ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जो रिपोर्टर्स गए थे वो भी स्टूडियो में होंगे, वो अपने अनुभव आपसे साझा करेंगे, आपको बताएंगे कि जो आंकड़े आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उनका मतलब क्या है और वो कैसे अचीव किए गए हैं, कैसे चुनाव की कहानी वहां तक पहुंची है। अब रुक करते हैं हरियाणा का। हरियाणा सरकार ने पढ़ाई लिखाई से जुड़ा एक फैसला लिया है जिस पर उससे विरोध का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये बात उतनी भी कंट्रोवर्शियल नहीं है क्योंकि इसके पक्ष में भी कई लोगों ने अपनी राय रखी है। खैर, आपको बात बताते हैं। हरियाणा मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट ने मेडिकल कोर्सेज की फीस में बदलाव किए हैं और बॉन्ड सिस्टम लाया गया है। इसका मतलब सरकार की तरफ से लोन देने की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसमें शर्तें लागू वाला पुछल्ला भी है।
आपको हरियाणा के सरकारी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करना हो और आप चाहते हैं कि डॉक्टर बने, तो इसके लिए जो फीस चुकानी होगी वो जान लीजिए। छात्र छात्राओं को सालाना 10 लाख रुपए का बॉन्ड देना होगा, जो कि 4 साल के कोर्स के लिए 40 लाख बैठेगा। पहले ये फीस करीब 56,000 रुपए सालाना थी, वहीं प्राइवेट कॉलेजों में ये फीस करीब 12 लाख सालाना तक होती है। सादा मतलब इस गणित का ये है कि अब सरकारी फीस भी प्राइवेट फीस के आसपास पहुंच गई है। इसके अलावा पीजी कोर्स के लिए भी नई फीस तय की गई है। एमबीबीएस के लिए नया प्रावधान इसी सत्र से लागू होगा और नोटिफिकेशन जारी हो गया है। वहीं पीजी कोर्स की फीस 2021-22 वाला जो सत्र होगा उससे लागू होगी। पीजी में फर्स्ट ईयर के लिए 1,25,000 रुपए, सेकेंड ईयर के लिए 1.5 लाख और थर्ड ईयर के लिए 1,75,000 रुपए की फीस तय की गई है। एमबीबीएस के लिए एक बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या है, अब आपको ये विस्तार से बताते हैं। एमबीबीएस में दाखिले के वक्त 10 लाख रुपए का बॉन्ड लगेगा, इसमें 80,000 रुपए फीस होगी। हर साल फीस में 10% की बढ़ोतरी होगी, तो दूसरे साल फिर 10 लाख का बॉन्ड देना होगा और इस बार 88,000 रुपए की फीस लगेगी। ऐसे ही बचे हुए बाकी 2 साल में भी 10-10 लाख का बॉन्ड आप देंगे और फीस क्रमशः 96,800 रुपए और 1,06,480 रुपए आपको देनी है। ये थोड़ा ज़्यादा आंकड़ेबाजी आपको लगती है, लेकिन इसका मतलब क्या निकाला जाए? मतलब ये कि जो स्टूडेंट दाखिला ले रहा है उसे सरकार हर साल अपनी गारंटी पर 10 लाख का लोन दिलाएगी। अगर डॉक्टर के तौर पर सरकारी नौकरी मिली तो लोन का भुगतान सरकार खुद कर देगी। अगर कोई 7 साल से पहले नौकरी छोड़ता है तो उस तारीख से आगे का बकाया लोन उसे खुद चुकाना होगा। अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा? तब स्टूडेंट को सारा लोन खुद चुकाना होगा। पढ़ाई पूरी होने के 1 साल बाद तक लोन चुकाने से छूट रहेगी। इसके बाद 7 साल में पूरा लोन आपको चुका देना होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार के एक और हालिया फैसले का हवाला देते हुए कहा कि एक तरफ सरकार हरियाणा के युवाओं को नौकरियों में 75% आरक्षण देने की नौटंकी करती है, ये उनके शब्द हैं। दूसरी तरफ गरीब मजदूरों के बच्चों का डॉक्टर बनने का सपना तोड़ देती है। उन्होंने कहा कि इससे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की मदद की जा रही है ताकि वो अपनी फीस बढ़ा सकें। इंडियन नेशनल लोक दल के अभय चौटाला ने कहा कि गरीबों, किसानों और दलितों के बच्चों को मेडिकल कॉलेज से दूर रखने के लिए बीजेपी सरकार ने ये कदम उठाया है। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि ऐसा एमबीबीएस डॉक्टर्स को नौकरी का भरोसा दिलाने के लिए किया गया है। इससे वो नौकरी को लेकर आश्वस्त होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि ये फीस पंजाब में ली जा रही फीस से कम है और लंबे समय से ये मुद्दा पेंडिंग था। बॉन्ड के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा इसीलिए किया गया है ताकि एमबीबीएस करने के बाद लोग राज्य में काम कर सकें। ऐसा उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। ये इस पूरी बहस का एक पक्ष है कि जो बॉन्ड्स हैं अगर वो रखे जाएं और ये इंश्योर किया जाए कि जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं सरकारी मेडिकल कॉलेजेस से अच्छी ट्रेनिंग पाकर, अच्छी शिक्षा पाकर के वो कुछ समय सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को भी दें, क्योंकि वहाँ अमूमन गरीब लोग आते हैं। ये एक मान्यता है कि जो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं वो सरकारी अस्पतालों को ज्वाइन नहीं करते हैं, वो स्पेशलाइजेशन लेके अगर बाहर चले जाते हैं, कई बार प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को भी ज्वाइन करते हैं। खैर, हरियाणा में और पूरे देश में नीट का रिजल्ट आ गया है। दाखिले के लिए फिलहाल हरियाणा में काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है। अगली खबर है एनजीटी से जुड़ी हुई। जिंदगी का जश्न मनाइए, मौत का नहीं। ये बात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने 5 नवंबर को कही थी पटाखों पर बैन को लेकर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान। आज 9 नवंबर को एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में हर तरह के पटाखों पर पूरी तरह बैन लगाया है। ये बैन 9 से 10 नवंबर की आधी रात से 30 नवंबर तक लागू रहेगा। एनजीटी के चेयरपर्सन आदर्श कुमार गोयल ने कहा कि ये बैन उन शहरों और कस्बों में भी लागू रहेगा जहां हवा की क्वालिटी खराब वाली कैटेगरी में आती है। इसके अलावा जहां हवा की क्वालिटी मॉडरेट यानी थोड़ी ठीक है, वहां दिवाली, छठ, नया साल या क्रिसमस पर 2 घंटे ग्रीन क्रैकर्स जलाने की अनुमति होगी। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि ये निर्देश 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से हैं। हालांकि एनजीटी ने राज्यों को कोई नोटिस नहीं भेजा है, बल्कि कहा है कि लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें निर्देश दिए गए हैं। एनजीटी ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स और प्रदूषण नियंत्रण समितियों को निर्देश दिए हैं कि वायु प्रदूषण कम करने के लिए अलग से अभियान भी चलाए जा सकते हैं। एनजीटी का कहना है कि सतत विकास हासिल करने के लिए पटाखा बैन से होने वाले आर्थिक नुकसान को लोगों के स्वास्थ्य से ऊपर नहीं रखा जा सकता। इस मुद्दे पे हम वापस आने वाले हैं। एनजीटी ने आगे जोड़ा, नागरिक शुद्ध हवा में सांस लेने के हकदार हैं। ये अधिकार इस आधार पर कम नहीं किया जा सकता कि इससे कुछ व्यापारिक गतिविधियां बंद हो जाएंगी। अगर प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करता तो ट्रिब्यूनल अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करेगा।
इससे पहले एनजीटी ने कई राज्यों से सवाल पूछा था कि क्या 30 नवंबर तक पटाखा बैन किया जा सकता है। पटाखा बनाने से जुड़े एसोसिएशन ने 5 नवंबर को दलील दी थी कि ये सीधे 10 लाख लोगों के रोजगार से जुड़ा मामला है, खासकर ऐसे वक्त में जब कोविड के चलते कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। पटाखा बनाने से जुड़े लोगों के रोजगार को भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। एसोसिएशन ने ग्रीन क्रैकर्स का भी जिक्र किया और कहा कि इससे 30% से भी कम प्रदूषण होता है। इस पर एनजीटी ने कहा कि हम ग्रीन क्रैकर्स के खिलाफ नहीं हैं, हम सिर्फ कुछ वक्त के लिए इसको बैन करने की बात कर रहे हैं जिससे प्रदूषण को और बढ़ने से रोका जा सके। रोजगार वाली बात पर एनजीटी ने कहा, हमारे आदर्श महात्मा गांधी हैं जिन्होंने कहा था, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जो पीर पड़ाई जाने रे। एनजीटी ने आगे कहा कि हमें पटाखे बनाने वालों से सहानुभूति है, लेकिन क्या आप लोगों को आम लोगों के स्वास्थ्य या उनकी जान से सहानुभूति है? अगर किसी एक व्यक्ति की मौत भी प्रदूषण के चलते होती है तो हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस सुनवाई के अगले दिन यानी 6 नवंबर को दिल्ली सरकार ने पूरी तरह पटाखों पर बैन लगा दिया था। इसी दिन कर्नाटक ने भी बैन लगाया। इससे पहले राजस्थान, सिक्किम, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य पटाखा बैन वाली लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। वहीं हरियाणा सरकार ने पहले तो बैन लगाया, फिर त्योहारों पर 2 घंटे के लिए पटाखे जलाने की इजाज़त दे दी। पटाखा बैन और उसके पीछे की राजनीति पर 6 नवंबर के शो में हमने विस्तार से बात की थी। हमें मालूम है कि पटाखों को लेकर आस्था वाली बहस हर बार छिड़ती है, फिर भी भावनाओं के आहत होने के डर से फेफड़ों को आहत करने का रिस्क एनजीटी और तमाम सरकारें नहीं लेना चाहती। लेकिन एक सवाल अभी भी हवा में टंगा हुआ है। एनजीटी की तरफ से 2 घंटे के लिए पटाखे चलाने वाली बात जो इजाज़त दी गई है वो गले नहीं उतरती है, क्योंकि प्रदूषण में कोई ऑन ऑफ बटन नहीं होता है कि किसी खास समय के बीच उसका असर नहीं होगा, बल्कि इन 2 घंटों में इसमें इजाफा ही होना है। इसके अलावा पटाखों पर बैन प्रदूषण पर नियंत्रण का एक हिस्सा भर है। पराली से लेकर इंडस्ट्रीज, वाहन से जुड़े लॉन्ग टर्म समाधान अभी बाकी हैं। अगली खबर जम्मू कश्मीर से है। यहां 8 नवंबर को कुपवाड़ा जिले के मछिल सेक्टर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 4 सैनिक शहीद हो गए। इनमें एक आर्मी ऑफिसर, 2 सैनिक और 1 बीएसएफ जवान शामिल हैं। एलओसी पर हुई इस मुठभेड़ में 3 आतंकियों को भी मार गिराया गया। कश्मीर में एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस का काम देखने वाली 15 कोर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के हवाले से बताया गया कि जो शहीद हुए उनके नाम कैप्टन आशुतोष कुमार, हवलदार प्रवीण कुमार और राइफलमैन रायदा महेश्वर हैं। वहीं बीएसएफ ने बताया कि पश्चिमी त्रिपुरा के रहने वाले ट्रूपर कांस्टेबल सुदीप कुमार ने अपनी जान गंवा दी। बताया गया कि आतंकवादियों के समर्थन में पाकिस्तान की पोस्ट से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। भारतीय सेना ने बताया कि मुठभेड़ 2 हिस्सों में हुई। पहली 7 नवंबर की रात और दूसरी 9 घंटे के अंतराल पर 8 नवंबर की सुबह। पहली मुठभेड़ में बीएसएफ के सुदीप कुमार ने आतंकियों को बॉर्डर पर देखा और फायरिंग की। इसमें एक आतंकी मारा गया और सुदीप कुमार भी नहीं रहे। इलाके में दूसरे जवान इकट्ठा हुए और 9 घंटों बाद दूसरी मुठभेड़ हुई जिसमें 2 आतंकियों को मार गिराया गया। 3 सैनिक भी शहीद हुए। सेना ने बताया कि मारे गए आतंकियों से 2 AK-47 राइफल, 1 पिस्टल, 1 रेडियो सेट, गोला बारूद और 50,000 रुपए बरामद किए गए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि दी है। जम्मू कश्मीर में इस तरह की ये साल में दूसरी सबसे बड़ी घटना है। इससे पहले अप्रैल के महीने में कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में 5 पैरा स्पेशल फोर्सेस के जवान शहीद हुए थे और 5 आतंकियों को भी मारा गया था। दिल ललन टॉप शो में अब वक्त है विदा का। विदा ली जाएगी कृष्ण मोहन झा की कविता महानगर में चांद की इन पंक्तियों के साथ। लगता है पिछले जन्म की ही बात है ये, जब कार्तिक की सांझ या बैसाख की रात में चांद और मैं आंगन से दालान और दालान से आंगन इस प्रतियोगिता में भागते थे। ये देखें कि कौन पहुंचता है पहले, और मैं हर बार हार जाता था उससे, क्योंकि उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा था वह। दिल ललन टॉप शो में आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल पूरे दिन हमारी पूरी टीम बिहार के जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं उसको लेकर आपके सामने हाजिर रहेगी। आपके सामने होंगे अप टू डेट आंकड़े भी, और वो आंकड़े कैसे आए, कैसे वहाँ तक की यात्रा रही, वो बताएंगे हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स जो आपको इस स्टूडियो में नजर आएंगे। तब तक के लिए नमस्ते। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।